नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों आज हम लोग नोटिफिकेशन जो आया हुआ है एसएससी का, उसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि नोटिफिकेशन का जो एक एक पॉइंट है वो किस तरह से हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो खास है ही। और अगर आप एसएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, अगर नहीं भरे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आपने भर दिया है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं अभी एक पीडीएफ शेयर करूंगा और एक एक करके हर एक पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो आया हुआ है नोटिफिकेशन, इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 तारीख रखी गई है। तो ये 23 तारीख के हिसाब से अगर हम देखते हैं, देखिए ये 23 दिसंबर को अनाउंस किया गया है वेबसाइट पे, और इसका जो लास्ट डेट है वो 23 जनवरी है। ये जो इम्पोर्टेंट डेट है इसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा, ये ध्यान रखिएगा, जो लास्ट डेट होता है वो 11:30 बजे रात को जो है वो एंड होता है, 12 बजे नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मेरे ख्याल से जो लोग सीरियस हैं वो फटाफट फॉर्म भर लीजिए। अभी 7 दिन तो हो चुका है, 7 से 8 दिन। तो अब कुछ अपडेट नहीं आने वाला है। मैंने बताया था कि कुछ दिन आप रुक जाइएगा तभी फॉर्म भरिएगा, तो लेकिन अब जरूरत नहीं है रुकने की। अब जो है आप आराम से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो फॉर्म जो आप भरने जा रहे हैं सीजीएल का, इसमें पोस्ट जो है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए होता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी ऑफिस है, लगभग सभी ऑफिस को टच करती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और इसका जो एक एग्जाम है सीजीएल, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दरअसल इस एग्जाम में आप देखेंगे लगभग 52 पोस्ट होता है, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है इसमें आप देख रहे होंगे 36 पोस्ट दिया हुआ है। वो बाद में फिर ऐड होते रहता है, तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। तो ये जो मैक्सिमम जो अभी दिया हुआ है वो 36 पोस्ट है। इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है जो सबसे बड़ा पोस्ट है, क्योंकि गजेटेड है। गजेटेड पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये 2 पोस्ट है जो गजेटेड है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जहां पर कि आपकी सैलरी लगभग 80 से 85,000 पर मंथ आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। एज जो है दोस्तों इसका 18 है मिनिमम, और मैक्सिमम है 30 साल। इसी तरह से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक सीएसएस का पोस्ट होता है, जो मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर किसी को तैयारी करनी है यूपीएससी की और दिल्ली में रहना है तो उसके लिए ये पोस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मिनिमम एज है वो 20 है, मैक्सिमम जो है 30 है। तो आप देख सकते हैं हर एक पोस्ट के आगे जो है इसका एज दिया हुआ है, तो वो एक एक करके आप इसको समझ सकते हैं। इसमें कुछ भी अगर दिक्कत हो, किसी पोस्ट के बारे में अगर आपको लगता है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है और जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और उसके ऊपर जो है मैं आपको एक वीडियो या फिर वहां पर अगर हो सके तो मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ये ग्रुप सी वाला भी है इसमें, तो पहले ग्रुप बी है फिर ग्रुप सी है। और यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग। वैकेंसी वो अपडेट होता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट लास्ट तक जो है होता है। नेशनलिटी की अगर हम बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब नॉर्मल है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एज, इसको समझते हैं, जिसके लिए अभी ट्विटर कैंपेन भी स्टार्ट हो गया है कि एज लिमिट जो है वो रखा गया है 1 जनवरी 2022। देखिए ये जो एग्जाम है दोस्तों ये 2021 का है, तो 2021 का है तो इस पर 2021 का डेट होना चाहिए था, लेकिन इसको 1 जनवरी 2022 किया गया है, जिसके लिए कैंपेन कर रहे हैं कि कुछ लोगों का जो लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए वो खत्म हो जाएगा अगर ये एज लिमिट रहता है। तो बहुत जो बच्चे होंगे जो 30 साल के बॉर्डर पे होंगे वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इस एज के कारण। अगर ये 2021 रहता तो शायद वो एलिजिबल होते। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एज लिमिट जो है 1827 है, उसके लिए डेट दिया गया है मिनिमम और मैक्सिमम। आप डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपना चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए ये है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आप हैं कि नहीं है। एज रिलैक्सेशन को की जो अगर हम बात करें तो SC ST जो कैटेगरी है उनके लिए 5 साल का है। मतलब ये हुआ कि जहां जहां 27 साल लिखा हुआ है वहां वहां देखिए, यहाँ 27 साल लिखा हुआ है ना, तो अगर SC ST है तो यहाँ पर 5 साल ऐड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मिनिमम में कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम एज में जो है 5 साल का ऐड हो जाएगा अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं। और अगर आप OBC में हैं तो 3 साल ऐड होता है। अगर आप PWD अनरिजर्व है, हाँ एक कमेंट आया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे कि अगर PWD है अनरिजर्व है तो उसके लिए क्या अलग से सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप PWD है
तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं और ओबीसी हैं तो भी आपको दोनों का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कि ओबीसी है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और पीडब्ल्यूडी है तो उनका भी डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फिर आपको 13 साल का मिलेगा रिलैक्सेशन। और अगर आप पीडब्ल्यूडी है, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपको अनरिजर्व समझा जाएगा और आपको जो है 10 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। इसी हिसाब से एक्स सर्विसमैन के लिए भी है कि 3 साल का जो है उनका सर्विस अगर हुआ है तो वो 3 साल उनको मिल सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो 3 साल तक काम कर चुके हैं तो उनके लिए भी एज जो है, अपर एज लिमिट जो है वो बढ़ाया गया है। ये सब नॉर्मल सेंटेंस में लिखा है जो इजीली आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं मेनली फोकस करूंगा उस पॉइंट पे जहां पर कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि इसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। एक्स सर्विसमैन के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है उस पर आप अपने डाउट्स जो है वो लिख सकते हैं, उसका जवाब देने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। इवन टेलीग्राम पर तो मैं हमेशा जवाब देता ही हूँ। हो सकता है कि वीडियो के कमेंट वाला जवाब थोड़ा लेट से आए, लेकिन टेलीग्राम पर जो है वो जल्दी मैं आपको दे दूंगा। ये जो 6.2 है इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS PWD status of any other benefit, fee concession, reservation, age relaxation, etc. were not specified, otherwise will be the closing date for receipt of online application is 23 जनवरी 2022। मतलब क्रूशियल डेट जो है वो 23 जनवरी 2022 रखा गया है। तो इसके हिसाब से ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनाना पड़ेगा कि 23 जनवरी 2022 जो क्रूशियल डेट है वो आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप ये क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं सर्टिफिकेट तो आपको फिर वो जो आप क्लेम कर रहे हैं वो उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है ये नॉर्मल बातें हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है और बहुत सारे डाउट्स भी है बच्चों के कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है उसका डेट क्या है। उसका डेट है दोस्तों 23 जनवरी 2022। इसको समझते हैं। अगर कोई फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा है, अगर वो अभी फाइनल ईयर में है, एग्जाम नहीं दिया है और 23 जनवरी 2022 से पहले उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। ध्यान समझिएगा कि आप ग्रेजुएट हैं, इसका कोई ना कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि 23 जनवरी 2022 से पहले आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। मतलब आपका जो रिजल्ट है वो एनी हाउ 23 जनवरी 2022 से पहले आपके हाथ में होना चाहिए। रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, आपका मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए। आपका अगर किसी वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी जो है अगर अनाउंस किया है वेबसाइट पर और वहां पर डेट मेंशन है और वो डेट जो है 23 जनवरी 2022 से पहले का है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इस डेट से पहले जो है आपको एनी हाउ ग्रेजुएट है इसका प्रूफ आपको दिखाना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो सबसे बड़ा पोस्ट है सीजीएल के लिए, इसको समझते हैं। मैं जब तैयारी करता था तो उस समय मुझे क्या लगता था कि इसके लिए ना अकाउंट्स की पढ़ाई होना जरूरी है या ऑडिट जो है ये भी अकाउंट से रिलेटेड है तो इससे वो जरूरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए अच्छे से लिखा हुआ है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आप सिर्फ बैचलर डिग्री आपने किया हुआ हो और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो, इंस्टीट्यूशन से किया हुआ हो, दैट इज मोर देन एनफ। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ है, कॉस्ट या मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर्स इन कॉमर्स, ये सब जो है डिजायरेबल है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने एमबीए किया हुआ हो तभी ही आपको जो है ये एलिजिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैचलर्स हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर AAO पोस्ट। ये क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज है कि जेएसए जो है, जेएसओ जो है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो है, इसके लिए कंडीशन है कि बैचलर डिग्री तो आपका होना ही चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में अगर आप हैं तो भी ठीक है, लेकिन क्लास 12th में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए और उसमें कम से कम 60% नंबर आपके होने चाहिए। ये एक कैचिंग वर्ड है, ये ध्यान रखना है कि आपको जो है 60% मार्क्स आपके 12th में मैथ्स में होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री भले ही आप किसी में किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो ठीक है, अदरवाइज बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर है कि अगर स्टैटिस्टिक्स आपके बैचलर डिग्री में है, वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, तो भी आप एलिजिबल होते हैं। मतलब स्टैट्स जो है
वो आपका एक सब्जेक्ट अगर डिग्री लेवल पे है तो आप एलिजिबल हैं। अगर ये नहीं है तो 12th में मैथ्स होना चाहिए और उस मैथ्स में 60% नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसको भी आप देख सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है स्टैट्स कह रहा है कि आपके सभी तीनों साल में होने चाहिए, मतलब जो 6 सेमेस्टर अगर आपका है तो 6 सेमेस्टर में आपके ये होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। तो ये कुछ कंफ्यूजन है जो लैंग्वेज से बच्चों को दिक्कत आ रही थी, बहुत लोगों ने कमेंट किया हुआ था, मुझे मेल भी बहुत सारे आए थे, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये एक नया पोस्ट है, देखिए असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्रिब्यूनल, CNCLAT करके इसका जो नाम है। इसके लिए क्या है, यहाँ पर भी है बैचलर्स डिग्री, मतलब आप अगर बैचलर्स डिग्री किए हैं, कहीं से भी किए हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी, लेकिन रिकॉग्नाइज होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से किए हैं, कितने भी परसेंटेज से किए हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। बट डिजायरेबल है कि अगर आपका डिग्री लॉ में हुआ है तो आपको यहाँ पर मजा आएगा, आप अच्छे से काम कर पाएंगे। यही सेम चीज है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेक्स्ट जो पोस्ट है, बैचलर डिग्री अगर आप है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि मिनिमम 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये होना चाहिए। डिग्री इन लॉ या ह्यूमन राइट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए। ऑल पोस्ट, इसके अलावा जो पोस्ट है सबके लिए वही डिग्री आपके पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री, दिक्कत नहीं है। ध्यान में रखना है ये क्रूशियल डेट, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो है क्रूशियल डेट है जहां पर कि आपको एनी हाउ 23 जनवरी 2022 से पहले आपके रिजल्ट आने चाहिए, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अप्लाई कैसे करना है, ये वेबसाइट है ssc.nic.in, यहाँ पर आपको जाना है, क्लिक करना है और फिर अप्लाई कर देना है। फोटो को लेके बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन था कि फोटो पे डेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो देखिए डेट इस बार मेंशन नहीं किया गया है कि आप नॉर्मल फोटो रखिएगा कि 3 महीना पुराना, 3 महीना के अंदर का खींचा हुआ फोटो होना चाहिए और उसको आप अपलोड कर सकते हैं। JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज भी दिया हुआ है 20 KB से 50 KB के अंदर आपका वो होना चाहिए। इसी हिसाब से सिग्नेचर भी है जिसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। याद रखना है कि लास्ट डेट जो है वो है 23 जनवरी 2022 और रात के 11:30 बजे से पहले आपको सब सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन की फी की अगर हम बात करें तो 100 रुपए है इसका, लेकिन अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, SC ST में आते हैं, PWD में आते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको जो है ये 100 रुपए भी नहीं लगेगा, आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फी जो है वो पेड किया जाएगा, 25 जनवरी 2022 तक डेट दिया है। फॉर्म आप भर सकते हैं 23 जनवरी तक, लेकिन पेमेंट का जो मैक्सिमम डेट है वो है 25 जनवरी 2022 11:30 बजे रात तक। ये ध्यान में रखना है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, पढ़ सकते आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होता है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये लगभग सब जगह एग्जाम होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है एग्जाम, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज तो है, लेकिन आप समझ सकते हैं, इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। स्कीम में देख लेते हैं, जो लोग नए हैं और जो पुराने हैं वो स्किप कर सकते हैं वीडियो। ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझते हैं कि टीयर 2 होता है, फिर टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, टीयर 3 होगा, टीयर 4 होगा, ये 4 स्टेज में एग्जाम होगा। पहला टीयर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है। टीयर 2 जो है वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। टीयर 3 में ध्यान रखिएगा पेन एंड पेपर मोड है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, कागज कलम पे लिखना है, वो ध्यान रखना है। 4 जो है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो कुछ पोस्ट के लिए होता है, और इसी में डेटा एंट्री स्किल टेस्ट भी होता है, या ये भी कुछ ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है, तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। टीयर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें रीजनिंग का पेपर होता है, जो 25 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम 50 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। जनरल अवेयरनेस जो है वो भी 25, मतलब हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 50 मार्क्स हो गए। 1 घंटा समय दिया जाएगा आपको। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, स्क्राइब आपने रखा हुआ है, तो फिर उसके लिए 1 घंटा, मतलब PWD के लिए 1 घंटा 20 मिनट समय दिया गया है। नेक्स्ट जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब टीयर 2 की अगर हम बात करें, जब आप टीयर 1 पास कर जाते हैं तो टीयर 2 आता है। टीयर 2 में 100 क्वेश्चन रहेगा मैथ्स से रिलेटेड,
जिसके 200 नंबर रहेंगे और 2 घंटा आपको यहाँ पर मिलेगा। यहीं पर पेपर 2 की बात कर लें, टीयर टू में तो इंग्लिश लैंग्वेज है और जिसका कि 200 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो यहाँ पर 200 नंबर का आपका इंग्लिश का लैंग्वेज हो जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज। पेपर 3 और 4 जो है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि पेपर 2 मतलब मैथ्स वाला, पेपर 1 मैथ्स वाला और पेपर 2 इंग्लिश वाला, ये सबके लिए मैंडेटरी है, सबको देना है। लेकिन अगर आप पेपर 3 दे रहे हैं, वो स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोस्ट मैंने बताया था इससे पहले, जूनियर स्टैटिस्टिकल वाला, उसके लिए ये एलिजिबल है, उसको ये देना पड़ेगा। और अगर आप डबलईओ के लिए हैं तो फिर ये जनरल स्टडीज, जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वाला पेपर आपको देना पड़ेगा। आई रिपीट, पेपर 3 और पेपर 4 सबके लिए नहीं है। पेपर 3 है अगर आप जेएसओ वाला पोस्ट जो है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वाला जो पोस्ट है, अगर वो आप दे रहे हैं तो आपको ये देना पड़ेगा, अगर वो ऑप्ट कर रहे हैं तो। और अगर आप डबलईओ बनना चाहते हैं तो फिर आपको पेपर 4 जो है, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वाला पेपर आपको देना पड़ेगा। टीयर 1 टीयर 2 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। निगेटिव मार्किंग है दोस्तों, 1-4 निगेटिव है, मतलब अगर सही होता है तो 2 नंबर, गलत होता है तो 0.5 आपके कट कर लिए जाएंगे। ये कहानी है टीयर 1 की। और टीयर 2 में भी 1-4 निगेटिव है, तो यहाँ पर जो है 0.25 जो है आपके कट कर लिए जाएंगे अगर हम बात करें इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में 200 क्वेश्चन है। और अगर मैथ की बात करें तो 0.50 मार्क्स जो है आपके कट कर लिए जाएंगे। मतलब इस मार्क्स को छोड़िए, आप ये समझिए कि 1-4 निगेटिव है, तो 1-4 निगेटिव के हिसाब से आपको ज्यादा आप जो है तुक्काबाजी नहीं कर सकते हैं। अगर 2 क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन नहीं, 2 ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट कर दिया है तो आप तुक्का मार सकते हैं, वहां पे पॉजिटिव रहता है। अगर चारों में से कोई किसी में नहीं पता है आपको तो फिर आप तुक्का नहीं मारिएगा। नेक्स्ट जो है टीयर 3 के बारे में बता देता हूं मैं। टीयर 3 जो है पेन एंड पेपर मोड है। यहाँ पर आपको जो है निबंध लिखना पड़ेगा, एसे राइटिंग, प्रेसी लिखना पड़ेगा, लेटर, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। ये 100 नंबर का होता है। और ध्यान में रखना है कि ये आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो नॉर्मली आप किसी जिसमें भी कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में दोस्तों देखिएगा कि 2 तरह का टेस्ट होता है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, सीपीटी जिसको बोलते हैं, और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो है ये होता है। ये नॉर्मली जो है सबके लिए नहीं है। ये जो है पोस्ट है, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने कहीं पर नोट डाउन किया था, आगे मैं देख लेता हूँ। ये सिलेबस है, देख लीजिएगा। 10 तक का सिलेबस है, कुछ सेक्शन जो है 12th वाला भी है मैथ्स में। और जनरल अवेयरनेस जो है वो लूसेंट बेस्ड रहेगा। लूसेंट की किताब अगर आप पढ़ लेते हैं और करंट अफेयर्स उसमें ऐड कर देते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रही है। ये पेपर 2 का सिलेबस है, थोड़ा सा वास्ट है पेपर 2। फिर स्टैटिस्टिक्स के लिए भी सिलेबस दिया हुआ है। और जो पेपर 4 है, जहां पर कि फाइनेंस और अकाउंटिंग वाला जो पेपर है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये भी आप देख सकते हैं। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वाला क्या क्या पेपर है, 80 और 120 के हिसाब से यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, स्किल टेस्ट को देख लेते हैं। देखिए स्किल टेस्ट के लिए जो है 8000 दिया हुआ है की डिप्रेशन आपका होना चाहिए पर आवर, मतलब 1 घंटे में आपका 8000 की डिप्रेशन होना चाहिए। इसके लिए जो टेस्ट होता है वो 2000 की डिप्रेशन का आपको दिया जाएगा असाइनमेंट, जो कि 15 मिनट में आपको करना है। 15 चौके 60 और 2 चौके 8 ही, वही सेम चीज है। ये हो गया। और ये मेनली जो स्किल टेस्ट होगा ये किसके लिए होगा, ये एक जगह दिया हुआ है। हाँ देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपियरिंग इन स्किल टेस्ट। अच्छा, ये ओएच के लिए कह रहा है। ओएच कैंडिडेट जो है वो एग्जेम्प्टेड है, वो देख लीजिएगा, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सीपीटी में जो है आपको वर्ड का टेस्ट होगा, जो एमएस वर्ड आप लोग जानते हैं। स्प्रेड टेस्ट मतलब हो गया आपका जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो आपका रहता है। और फिर ये स्प्रेड टेस्ट मतलब एक्सेल जो है उसका आपको टेस्ट होता है। मेनली किस पोस्ट के लिए है इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अगर आप सीएसएस में बनना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, सीपीटी वाला। अगर एमईए आपने ऑप्ट किया है तो आपको देना पड़ेगा। एएफएचक्यू में अगर आप असिस्टेंट लग रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर आप ने ऑप्ट किया है तो वो आपको मिलेगा, उसमें आपको ये देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर अगर सीजीएसटी सेंट्रल एक्साइज में जाना चाहते हैं तो आपको सीपीटी देना है।
इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको सीपीटी देना है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर अगर आपने ऑप्ट किया है सीबीआईसी में तो आपको ये सीपीटी का टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब 3 चीज है, वर्ड का टेस्ट होगा, एक्सेल का टेस्ट होगा और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का टेस्ट होगा। हाँ, अभी जो नया पोस्ट आया असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, इसके लिए भी सीपीटी आपको देना पड़ेगा। इसके लिए ईच मॉड्यूल 15 मिनट समय रहेगा। ये सब अब आप पढ़ सकते हैं। मेनली जो है जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ध्यान में समझिएगा। जब आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो डीवी के लिए 2 डॉक्यूमेंट सबको लेके जाना है। 10th का सर्टिफिकेट जो आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए रहेगा, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो आपको ग्रेजुएट का जो डेट है वो डिसाइड करने के लिए, ये 2 सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आपने कुछ प्रेफरेंस लिया है, मतलब आपने ओबीसी का ये क्लेम किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर SC ST क्लेम कर रहे हैं आप तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर PWD क्लेम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ये हो गया। अब कुछ चीजें हैं जैसे स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, ये ध्यान में रखना है आपको कि इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज के लिए जो है फिजिकल स्टैंडर्ड आपको देखना है। एग्जामिनर के लिए भी कुछ स्पेसिफाई किया गया है, प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए स्पेसिफाई किया गया है। सीबीएन अगर आप ऑप्ट किए हुए हैं, सीबीएन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से मेडिकल का टेस्ट भी होता है। वो सब भी आपको देखना है कि वो आपके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ये जो मेडिकल होता है वो सबसे लास्ट में होता है, तो इसलिए आप पहले से ही आप अपना जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो देख लीजिएगा, आपका जो हाइट है वो इसके लिए है या नहीं है। आपका जो वेट है, अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं तो वेट जो है उसमें दिया हुआ है कि आपका मिनिमम इतना वेट होना चाहिए, वो आपको देखना है। और मेडिकली आप फिट हो तभी आप ये सब पोस्ट जो है भरिएगा। अदरवाइज क्या होता है, कुछ जो अभी 2018 बैच में जो मेडिकल हुआ है उसमें कुछ बच्चे जो है सेंट्रल एक्साइज ऑप्ट कर लिए थे और उनको कलर ब्लाइंडनेस के कारण जो है दिक्कत आ गई है। तो अगर आप कलर ब्लाइंडनेस हैं, आपने एक्साइज ऑप्ट कर लिया है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी जॉब नहीं मिलने वाला है अगर एक बार छंटते हैं तो, क्योंकि लास्ट में ये होता है मेडिकल, और लास्ट में मेडिकल हो रहा है तो फिर आप जो है कहीं के नहीं रहते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम मतलब 2 से 3 साल का हिसाब किताब आपका फिर से बैठ जाएगा। तो इसलिए ध्यान से आपको देखना है कि आप जो है एलिजिबल हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज उस पोस्ट को आप लास्ट में भरिएगा। इवन एक फोन मुझे आया था, एक लड़की है जिसकी हाइट जो है वो नहीं है उस एक्साइज के हिसाब से। तो अब सोचिए, हाइट में तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, हाइट तो बढ़ेगा नहीं। वेट में भले ही कोई कंसीडर कर ले लेकिन हाइट में कैसे कोई कंसीडर करेगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि आपकी हाइट, आपका वेट और आप मेडिकली फिट हो, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक नई चीज जो है वो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी 2 कैंडिडेट का मार्क्स इक्वल हो जाता है तो कैसे कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर 2 कैंडिडेट के 700 में से नंबर बराबर हो जाते हैं तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा, तो पहला प्रेफरेंस मिलेगा जिसका टीयर 2 का एग्जाम में ज्यादा नंबर है, ये रिलेवेंट पेपर इन टीयर 2। दूसरा है कि अगर टीयर 3 के एग्जाम में जिसको ज्यादा नंबर है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। देन है कि जो ओल्ड है, जो ज्यादा एज वाला है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर ये तीनों भी बराबर होता है तो फिर अल्फाबेटिकली अगर जो पहले है उसको आगे रखा जाएगा। ये मिसकंडक्ट के लिए है कि अगर आप मिसकंडक्ट करते हैं तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। ये सब हो गया, मेरे ख्याल से इतना काफी है। और हाँ, इसके बाद जो है ध्यान में रखना है आपको कि ये जो एनेक्सर आई और ये सब दिया हुआ है, जो अगर आप एप्लीकेबल हैं इसके लिए, जैसे अगर किसी ने क्लेम किया है कि हम जो है स्क्राइब को लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये फॉर्म है, अंडरटेकिंग है। ऐसे ही अगर आप ओबीसी हैं उसके लिए जो आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो ध्यान में रखना है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है वो नीचे दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और SC ST के लिए भी जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप EWS में आते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में आते हैं, वीकर सेक्शन में आते हैं, तो फिर EWS का सर्टिफिकेट भी आपको उसी फॉर्मेट का होना चाहिए जो यहाँ पर दिया हुआ है। फिर यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो है दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। मेरे ख्याल से इतना काफी है दोस्तों। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हाँ, ये देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो मैं अभी बताया था आपको कि अगर आप सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जाना चाहते हैं तो मेन के लिए है 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वुमेन के लिए है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप हिली एरिया से हैं तो 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 170 की जगह आपको 165 में कंसिडर कर सकते हैं।
और 150 की जगह 145। इसी तरह से चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन है। देयर शैल बी नो सच रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ फीमेल। मेल के लिए है ये कि आपका जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन होना चाहिए। विजन जो है वो विद और विदाउट ग्लास। डिस्टेंट विजन है 6/6 इन वन एंड 6/9 इन अदर ईयर आई होना चाहिए। नियर विजन जो है 0.6 इन वन इन आई एंड 0.8 इन अदर आई। ये सब हो गया एनआई के लिए। ऐसे ही हर एक पोस्ट के लिए है। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड सर्विस बुलेटिन सीबीआई, अगर सीबीआई में जाना चाहते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 170 की जगह 165 हाइट होना चाहिए, वुमेन के लिए 150, ये सब है। ऐसे ही फिर आप अगर जाना चाहते हैं सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर और पीओ प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं, या सीबीएन में जाना चाहते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में जाना चाहते हैं, तो फिजिकल स्टैंडर्ड है, हाइट है 157.5 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पर जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फुल्ली एक्सपेंडेड विद मिनिमम ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब 76 होना चाहिए नॉर्मल, और एक्सपेंशन के साथ 81 होना चाहिए अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड मेल की। और इसमें हाइट में 5 सेंटीमीटर है अगर आप गोरखास आसामी हैं तो, नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स से हैं तो। अदरवाइज फिजिकल टेस्ट जो है वो 1600 मीटर आपको वॉकिंग के लिए 15 मिनट का समय रहेगा, ये आपको करना है। साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में करना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए ध्यान रखना है आपको, हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होना ही चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वेट जो है 48 मिनिमम है ये आपके। और इनके लिए जो फिजिकल टेस्ट है, 1 किलोमीटर आपको वॉक करना है 20 मिनट में, 3 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है 25 मिनट में। ये कुछ कंडीशन थी जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर्म भरने के लिए, और खास करके जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो उस समय आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो जिसका इंतजार आप लोग सब कर रहे थे, इतना काफी है। अगर लगता है कि कुछ और भी डाउट्स है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारा जो एप्लीकेशन है आगाज योर जर्नी, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मैं लोगों को मेंटोर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी लिख सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे भी आके मुझसे जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके कमेंट रहेंगे उसके हिसाब से मैं एक वीडियो और लेके आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।